नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं संस्कृत साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को, जिसमें हम सभी लोग संस्कृत साहित्य के सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों को, उनकी कृतियों को और उनके विषय में जानेंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। और पूरे सेशन को वॉच करिएगा। हम जो है शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। सबसे पहले हैं आचार्य दंडी। महाकवि भारव की वंश परंपरा में आचार्य दंडी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विद्वानों ने इन्हें छठी, सातवीं और आठवीं शताब्दियों के आसपास माना है। ये संस्कृत साहित्य में पदलालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और ये दक्षिण भारत के निवासी हैं। फिर हम लोग देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। तो इनकी जो सर्वप्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? काव्यादर्श। क्या है? काव्यादर्श। आचार्य भामहकृत काव्यालंकार के बाद दंडी का काव्यादर्श ही प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। अलंकार शास्त्र पर यह प्रौढ़, व्यवस्थित एवं व्यापक ग्रंथ है। काव्यादर्श 3 परिच्छेदों में विभक्त है और जिसमें लगभग 650 श्लोक संग्रहित हैं। फिर अगले ग्रंथ का नाम क्या है? दश कुमार चरितम। यह जो है घटना प्रधान एक गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के विचित्र अनुभव और पराक्रम का मनोरंजन वर्णन किया है। फिर है अवंत सुंदरी कथा। यह सौंदर्य प्रबंध गद्य काव्य है और इसमें मालव राज्य मानसार की कन्या अवंत सुंदरी की कथा चित्रित की गई है। फिर अगले लेखक हैं भवभूति जी। भवभूति संस्कृत के महान कवि और नाटककार। इनका मूल नाम श्रीकंठ था। क्या था मूल नाम? श्रीकंठ। संस्कृत में लिखे नाटक कालिदास के श्रेष्ठ नाटकों की बराबरी करते हैं। भवभूति ने अपने जीवन चरित्र के बारे में महावीर चरितम की प्रस्तावना में लिखा है। ये विदर्भ देश के पदमपुर के निवासी थे, जो महाराष्ट्र की गोंदिया जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। राजतरंगिणी के अनुसार ये कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे। इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है। वे स्वयं के लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग करते हैं। कौन? भवभूति जी। फिर हम लोग भवभूति के प्रसिद्ध नाटकों को देखते हैं। तो सबसे पहले है मालती माधव। ये 10 अंकों में विभाजित है, जिसमें मालती तथा माधव की प्रेम कथा है। मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता है और ये रचना भास के अभिमारक नाटक से प्रभावित है। किससे? भास के अभिमारक नाटक से। उसके बाद में है महावीर चरितम। 7 अंकों में विभाजित महावीर चरितम भवभूति का प्रथम नाटक है। रामायण की कथा पर आधारित इस नाटक में राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, रावण वध और राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। वीर रस प्रधान यह नाटक राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित करता है। फिर है उत्तर रामचरितम। इस नाटक में भवभूति के नाटकीय उत्कर्ष की क्षमता अपने चरम पर है। 7 अंकों में रामायण के उत्तरार्ध की कथा वर्णित है। इसमें राम के राज्याभिषेक से लेकर सीता परित्याग और अंत में दोनों के पुनर्मिलन तक की घटनाओं का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ में किया गया है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं।
भवभूत ने अनेक रसों के प्रयोग में सिद्धि पाई है, किंतु करुण रस के वे आचार्य हैं। कहा भी गया है, कारुण्यम भवभूत रेव तुनते। पंचवटी से संबद्ध उत्तर रामचरित नाटक के तीसरे अंक में वे लिखते हैं, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। क्या लिखा है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। करुण रस ही एकमात्र रस है, यही भिन्न भिन्न रसों को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में अगले लेखक हैं श्री हर्ष जी। श्री हर्ष का समय 12वीं शताब्दी है। ये कान्यकुब्ज नरेश जयचंद की सभा में रहते थे। श्री हर्ष सम्राट हर्षवर्धन से भिन्न, जो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नाटिका के रचयिता थे। श्री हर्ष विशिष्ट पंडित परंपरा में उत्पन्न हुए। इनकी माता का नाम मामल्ल देवली और पिता का नाम हीर पंडित है। माघ के समान श्रीहर्ष भी पांडित्य प्रदर्शन करते थे, किंतु पद लालित्य भी सर्वत्र बनाए रखते हैं। श्रीहर्ष ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनकी सूचना उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति नैषधि चरितम के सर्गों के अंत में दी है। फिर नैषधि चरितम के बारे में हम लोग जानते हैं। नैषधि चरितम में निषद देश के राजा नल के जीवन का वर्णन है। नल और दमयंती के परस्पर प्रेम तथा विवाह की संक्षिप्त कथा कल्पना शक्ति के सहारे 22 सर्गों में विस्तारित है। उनके प्रेम में हंस तथा देवता महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वैदर्भी रीति प्रधान इस महाकाव्य में भारवी और माघ के काव्यों से भी उत्कृष्ट कहा गया है। तावद भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघा क्वच भारवी। अर्थात भारव की शोभा तब तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, और जब नैषध काव्य का उदय हो गया तो कहाँ माघ कहाँ भारवी। भारवी, माघ, श्रीहर्ष इन तीनों के महाकाव्य किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधि चरितम को संस्कृत विद्वान जो है बृहत्त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत्त्रयी। फिर अगले विद्वान हैं राजशेखर जी। 10वीं सदी के एक लोकप्रिय संस्कृत कवि और नाटककार हैं। इनका जन्म यायावर क्षत्रिय वंश में हुआ है। इनकी माता का नाम शिलावती, पिता का नाम दुहिक या दुर्दक था। इनके दादा अकाल जलद एवं महान कवि हैं। राजशेखर ने चौहान कुल की क्षत्रिय कन्या अवंत सुंदरी से शादी की। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल, उनके पुत्र महिपाल की राज्यसभा में रहते थे। इनके ग्रंथों में काव्यात्मकता अधिक है। भवभूत के समान ही राजशेखर के शब्दों में अर्थ की प्रतिध्वनि निकलती है। उन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया है, और राजशेखर संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा के भी अच्छे जानकार थे। अब हम लोग देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को। तो सबसे पहले है बाल रामायण। ये 10 अंकों का एक नाटक है, जिसमें राम कथा का वर्णन है, और राजशेखर ने इस नाटक में सीता स्वयंवर का चित्रण किया है। फिर है बाल भारतम या प्रचंड पांडव। यह एक अपूर्ण नाटक है, जिसके मात्र 2 अंक ही प्राप्त होते हैं, और ये महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसमें द्रौपदी स्वयंवर, कौरव पांडवों की द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी के चीर हरण की घटनाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद में है विद्धशाल भंजिका। विद्धशाल भंजिका ये 4 अंकों का नाटक है, जिसमें विद्याधर मल्ल नामक राजकुमार, मृगांकावली एवं कुवलयमाला नामक राजकुमारियों की प्रेम कथा का चित्रण है, और विद्धशाल भंजिका यह एक प्रेम आख्यान है। उसके बाद में कर्पूर मंजरी है। कर्पूर मंजरी 4 अंकों में विभाजित प्राकृत भाषा में रचित सट्टक उपरूपक है। प्राकृत भाषा की विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं में इस कृति का विशिष्ट स्थान है।
इसमें राजा चंद्रपाल तथा विदर्भ देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी का विवाह सिद्ध योगी भैरवानंद के चमत्कार से संपन्न दिखाया गया है। ये राजशेखर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। माना जाता है कि इसकी रचना राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंत सुंदरी के आग्रह पर की थी। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा की प्रौढ़ काल की रचनाएं हैं। नाटिका से बहुत सी बातों में मिलती जुलती प्राकृत भाषा में रचित नाट्य रचना को सट्टक कहते हैं। क्या है? नाटिका से बहुत सी बातों में मिलती जुलती प्राकृत भाषा में रचित नाट्य रचना को सट्टक कहते हैं, परंतु उसमें प्रवेशक विस्कंभक नहीं होते। इसे अंक जवनिका कहे जाते हैं। इसके जो अंक हैं उसे जवनिका कहते हैं। फिर है काव्य मीमांसा। राजशेखर ने कवियों को कविता कैसे लिखी जाए और कवि का जीवन कैसे जिया जाए ये बताने के मकसद से एक पूरा ग्रंथ ही लिख दिया। इस ग्रंथ को शास्त्रों में काव्य मीमांसा कहा गया है। यह अलंकार शास्त्र पर लिखा गया एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें मूलतः 18 अधिकरण थे, किंतु केवल एक ही अधिकरण कवि रहस्यम उपलब्ध है। इसमें कवि ने रस, रीति, अलंकार आदि शास्त्रीय विषयों का समावेश किया है। काव्यशास्त्र के अध्येताओं के निमित्त यह रचना बड़ी उपादेय मानी जाती है। अगले विद्वान का नाम है आचार्य मम्मट। संस्कृत काव्यशास्त्र में मम्मट का योगदान अद्वितीय है। कश्मीर के एक पंडित परिवार में पैदा हुए। इन्हें विद्वत समाज वाग्देवावतार मानता है। इनका काल महाराजा भोजदेव के बाद आता है। इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक तथ्य बहुत कम मिलते हैं। इसमें संशय नहीं कि ये कश्मीर के निवासी थे। इनके एकमात्र ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश पर लिखे सुधा सागर नामक टीके के रचनाकार भीमसेन के अनुसार आचार्य मम्मट के पिता कैयट थे। वे भोजराज के उत्तरवर्ती माने जाते हैं। इस हिसाब से उनका काल लगभग 11वीं सदी का है और इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। आचार्य मम्मट ने काव्य शास्त्र से संबद्ध सारे तत्वों का काव्य प्रकाश में समावेश किया है और काव्य प्रकाश ये 10 उल्लासों में विभाजित है। किसमें? 10 उल्लासों में। फिर जयदेव जी हैं। जयदेव नामक 3 कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हैं, जो गीत गोविंद के रचयिता हैं। गोवर्धनी, धोई, शरण तथा उमापतिधर के साथ ये बंगाल के महाराज लक्ष्मण सेन की सभा के पंचरत्नों में से एक थे। इनकी माता का नाम राधा देवी, पिता का नाम भोजदेव था और इनका जन्म बीरभूम जिले के किंद बिल्व यानी केंदुल गांव में होता है और भक्तमाल में इनकी चर्चा कृष्ण के विशिष्ट भक्तों के रूप में होती है। फिर रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। गीत गोविंद काव्य में 12 सर्ग हैं, जिसका 24 प्रबंधों खंडों में विभाजन हुआ है। प्रत्येक सर्ग को कवि ने 24 अष्टपदियों से अलंकृत किया है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगले विद्वान का नाम है जयदेव। पीयूष वर्ष इनको कहा जाता है। दूसरे जयदेव चंद्रालोक और प्रसन्न राघव के रचयिता माने जाते हैं, जिनका समय 12वीं सदी के पूर्वार्ध के बाद का है। इनकी माता का नाम सुमित्रा और पिता का नाम महादेव था। इनका जन्म कुंडिनपुर विदर्भ में हुआ है। इन्हें पीयूष वर्ष की उपाधि प्राप्त है और इनका एक अन्य नाम पक्षधर मिश्र भी है। क्या नाम है अन्य नाम? पक्षधर मिश्र जी। फिर ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक।
चंद्रालोक में कुल 10 मयूख हैं। मयूख मतलब अध्याय। प्रथम मयूख से 10म मयूख में क्रमशः वाग विचार दोष, लक्षण, गुण, अलंकार, रस भाव, रीति वृत्ति, शब्द शक्ति, गुणीभूत, व्यंग, लक्षणा, अविधा के निरूपण किए गए। 5वें मयूख में पहले आधे श्लोक में अलंकार की परिभाषा है, बाद के आधे उदाहरण दिए गए हैं। फिर जो है अगले ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसन्न राघवम। जयदेव ने 7 अंकों में विभाजित इस नाटक की कथा भूमि में वाल्मीकृत रामायण से लिया है। फिर विद्वान का नाम है जयदेव मिश्र। तीसरे जयदेव मिश्र विजयावकार प्रधान रूप से वैयाकरण थे। मिथिला निवासी सोदरपुर क्षोत्री वंश के चित्रनाथ मिश्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। सची देवी इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? सची देवी। इनका जन्म 1854 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। इन्होंने गंगेशोपाध्याय के ग्रंथ तत्व चिंतामणि के ऊपर तत्व चिंतामण्यालोक नामक टीका ग्रंथ को रचा है। क्या लिखा है? तत्व चिंतामण्यालोक। फिर अगले विद्वान का नाम है आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ का काल 14वीं शताब्दी है। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर, पितामह का नाम नारायण दास। इनके द्वारा किए गए उल्लेखों से पता चलता है कि ये 18 भाषाओं के ज्ञाता थे और किसी राज्य के संधि विग्रहिक यानी विदेश मंत्री भी थे। संधि विग्रहिक मतलब विदेश मंत्री। फिर इनकी रचना है साहित्य दर्पण। ये काव्यशास्त्र का बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की भांति 10 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्य प्रकाश में उल्लास है। साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश की तुलना में काफ़ी सरल सुबोध है। दोनों के वर्णित विषय जो हैं लगभग एक से हैं। आचार्य विश्वनाथ ने नायक नायिका भेद तथा नाट्यशास्त्र के तत्वों का भी ग्रंथ में समावेश किया है, जबकि काव्य प्रकाश में इसको छोड़ दिया गया है। विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य प्रकाश का तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया है। उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है के रूप में दी, जो आज भी प्रसिद्ध है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है, जबकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने गुण संपन्नता और सालंकारिकता पर जोर दिया था। फिर जो है संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को हम लोग जानते हैं। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। फिर भास की रचनाएं हैं प्रतिमा नाटकम, अविमारकम, दूतवाक्यम, चारुदत्तम, स्वप्नवासव दत्तम, उर्भंगम, मध्यम व्यायोग। फिर कालिदास जी हैं। महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य हैं मेघदूत और ऋतुसंहारम। नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। फिर अश्वघोष जी हैं। अश्वघोष की रचनाओं का नाम क्या है? बुद्ध चरितम और सौंदरानंद। विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। भारव की रचना का नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। दंडी की रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, काव्यादर्श, छंदोविचित, कला परिच्छेद। बाण भट्ट की रचना है कादंबरी हर्षचरितम। सुबंधु की रचना क्या है? वासव दत्ता। हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। उसके बाद में भवभूत जी हैं। भवभूत की रचना है महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। श्रीहर्ष की रचना नैषधी चरितम। माघ की रचना शिशुपालवधम। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। फिर राजशेखर जी की रचनाएं हैं बाल रामायणम, बाल भारतम, विद्यशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। जयदेव जी की रचनाएं हैं चंद्रालोक, प्रसन्न राघव। उसके बाद में भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक।
भट्ट नारायण की रचना का नाम क्या है? वेड़ी संहार। फिर उसके बाद में आचार्य वरुरिच की रचना है उभय सारिका। भोजराज की रचना है सरस्वती कंठाभरण। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। जगन्नाथ की रचना है सुधा लहरी, अमृत लहरी, गंगा लहरी, अन्योक्त विलास, रस गंगाधर। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अपय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। कल्हड़ की रचना है राज तरंगिणी। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। वादिराज की रचना है पार्श्वनाथ चरित। फिर है संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं। तो भास को हास्य कवि कहा जाता है, कालिदास को दीप शिखा कविकुल गुरु उपमा कवि कहा जाता है, भारवी को आतपत्र, दामोदर भट्ट अर्थगौरव इनकी उपाधियां हैं, दंडी की उपाधि है पदलालित्य, और बाणभट्ट की उपाधियां हैं वस्यवड़ी, पंचानन, वाष्यवतार, तुरंगबाण। भवभूत की उपाधियां हैं करुण कवि, श्रीकंठ। माघ की उपाधि है घंटा कवि। फिर हम लोग जानते हैं वेद त्रयी किसे कहते हैं। संस्कृत में वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद जो कि स्तुति परक है, यजुर्वेद यज्ञ परक है, और सामवेद यह संगीत परक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। फिर संस्कृत की बृहत त्रयी किसे कहा जाता है? किरातार्जुनीयम, भारवी, शिशुपाल वधम, माघ, नैषधि चैतम, श्रीहर्ष, इसको जो है संस्कृत की बृहत्त्रयी कहा जाता है। फिर संस्कृत की लघुत्रयी किसे कहते हैं? तो रघुवंश कालिदास, कुमार संभव कालिदास, मेघदूत कालिदास, इसको जो है संस्कृत की लघुत्रयी कहते हैं इन ग्रंथों को। फिर संस्कृत की मुनित्रयी किसे कहा जाता है? तो पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजल, इन तीनों को जो है संस्कृत की मुनित्रयी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, इस आज के महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि संस्कृत साहित्य के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी लोगों ने विभिन्न विद्वानों की, लेखकों की कृतियों के बारे में जाना, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सेशन को लाइक करिए और अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। साथ ही अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जुड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हम आप सभी लोगों को अनवरत रूप से कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। और हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से नए प्रैक्टिस सेट में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।